हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल रोहित स्टार स्टडी। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 हिंदी। कक्षा 10 हिंदी में 70 में 70 अंक कैसे लाएं, इस पूरा जुगाड़ हम बताएंगे और किस प्रकार पूरा बोर्ड एग्जाम में परीक्षा से आधारित हम पूरे प्रश्न लाए, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे इस वीडियो में और 20 बहुविकल्पी बताएंगे और वर्णनात्मक प्रश्न जो आपके 50 अंक के आते हैं। 20 अंक का ये हो जाता है, 50 अंक के आपके लिखने वाले जो प्रश्न होते हैं हिंदी में कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम में, उसके लिए हम ये वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्नों के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पेपर होगा OMR बेस होने वाला है। OMR आपको दिया जाएगा, उस सीट में आपको ब्लैक करना होगा, ठीक, जो भी ऑप्शन सही होगा। तो उसी प्रकार यदि आपको पहला प्रश्न जो शुरू के बहुविकल्पी 20 मिलेंगे वो बहुविकल्पी होंगे प्रश्न, फिर उसके बाद जो भी लिखने को मिलेगा वो आपको लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। इसका केवल OMR सीट में ब्लैक करना होगा, ठीक। तो चलिए आप देख लेते हैं इस पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन सेम आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बिल्कुल बता रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम का पूरा नमूना ही उठा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर एक भी आपको दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन दिए जाएंगे, उसमें से कौन सा सत्य है असत्य है, ये आपका पिछले बार से भी आ रहा है, बार बार आ रहा है। तो इसमें देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी का नंबर है। नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, पहला ऑप्शन ये। दूसरा, गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। चौथा, तीसरा ऑप्शन क्या है? गा नंबर जो कि बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय जी हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हृदयानंद वस्यन अज्ञेय, ठीक। और जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ये 4 ऑप्शनों में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? देखिए, नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये बात गलत है। नंद दुलारे वाजपेयी जी कहानीकार नहीं है। और ये गोदान जो दी है मुंशी प्रेमचंद जी की तो रचना है, पर यो उनका गोदान जो है इनका मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है और यहाँ पे लिखा हुआ कहानी संग्रह, तो ये भी आपका गलत हो सकता है, ठीक। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं, तो ये आप जानकारी के लिए बता दूं कि ये भी आपका गलत है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय जी नहीं है, ये इनकी रचना नहीं है। जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। आपको OMR में सी ऑप्शन को, डी ऑप्शन को या घ नंबर को ब्लैक कर देना है। आपको 1 अंक पूरी तरीके से बिल्कुल श्योरली आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में आपको करना होगा। और यहाँ पर देखिए आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है। दीपदान एकांकी आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। उस एकांकी के लेखक का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद है, या महादेवी वर्मा, या भगवती चरण वर्मा, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो मैं इसका सही ऑप्शन बता दूं कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ही दीपदान एकांकी के एक लेखक हैं, ठीक। अगर दीपदान एकांकी लिखी गई तो किनके द्वारा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। तो इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी आपका समाप्त होता। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बार बार बोर्ड एग्जामों में ये पूछा जा रहा है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र जी का नहीं है? तो यहाँ पर गबन नहीं है कि गोदान नहीं है। देखिए, नहीं है पूछ रहा, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि सत्य पूछ रहा कि असत्य पूछ रहा, करेक्ट पूछ रहा कि नॉन करेक्ट पूछ रहा। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, देखिए जैसे हमको पता चल गया कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास के बारे में पूछा जा रहा था, आपको पता चला कि यार गबन पहला इनका होता है, तो इसे निशान लगा के चले गए, जबकि आपने देखा ही नहीं कि यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये तो उनका उपन्यास है, गोदान भी उनका उपन्यास है, निर्मला, करबला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब उनके ही क्या हैं? ये उनके ही उपन्यास हैं मुंशी प्रेमचंद जी के। जबकि परीक्षा गुरु आपके उपन्यास इनका नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो बिल्कुल क्लियरली आपको पूरी तरीके से मालूम चल गया होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? मेरी असफलताएं किसकी आत्मकथा है? तो या कभी कभी ये भी पूछेगा कि मेरी असफलताएं किस विधा की रचना है, तो आप बता दीजिए कि क्या आत्मकथा विधा की रचना है। तो क्लियरली 2 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ये बता देना कि असफलताएं आत्मकथा विधा की। मेरी असफलताएं मेरी अपने बारे में जानकारी दूंगा तो आत्मकथा ही तो लिखूंगा मैं, तो ऐसे आप याद रख लेंगे, ठीक। ये गुलाब राय की है, या प्रेमचंद, या गोकुलनाथ की, या रामवृक्ष बेनीपुरी जी की है? आप बताइए इसमें से कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पर आपका गुलाब राय जी की है, बाबू गुलाब राय जी की ये रचना होने वाली है आपकी, ठीक। आत्मकथा होने वाली, आत्मकथा जो है बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है मेरी असफलताएं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ठीक।
और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत से बालक क्या हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे कि शेखरा एक जीवनी किस विधा की रचना है। देखिए आपको जीवनी दिखाई दे रहा है कि तो आप सोचेंगे जीवनी विधा की रचना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। ठीक, शेखरा एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखरा एक जीवनी ना तो नाटक विधा की रचना है, ना ही आत्मकथा विधा की रचना। शेखरा एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पे जीवनी दिया हुआ है। इस पाठ का, इस लेखक, इस कविता का नाम ही यही था कि मतलब शेखरा एक जीवनी। ठीक, तो आप इसमें बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे क्योंकि आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, भली भांति जान लिया, परख लिया। ये तो आपके 5 क्वेश्चन जो कि होंगे गद्य साहित्य से आपके पूछे जाएंगे। अब इसके बाद जो 5 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन है वो कि आपके पद्य साहित्य के होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं छठवां क्वेश्चन क्या है। भारतेंदु युग की सीमा क्या है। भारतेंदु की सीमा नहीं, भारतेंदु युग की सीमा। तो भारतेंदु युग की यहाँ पे लिखना होना चाहिए युग की सीमा अवधि, मतलब भारतेंदु युग कब से कब तक था। तो वो 1800 ईस्वी से 1850 तक, या 1900 ईस्वी से 1950 तक, या 1850 से 19वीं तक, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका सही जवाब बता दूं कि 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक था। ऑप्शन नंबर ग आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी मोबाइल स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर 7वां नंबर है, छायावादी युगीन लेखक और कवि नहीं है। छायावाद के लेखक और कवि कौन कौन से नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए, जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, कि महादेवी वर्मा जी नहीं है, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी नहीं है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है। तो मैं सही जवाब इसका बता दूं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, यही सही जवाब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये द्विवेदी युग के हैं। ठीक, द्विवेदी युग के प्रवर्तक है, तो फिर छायावाद में कहाँ से पहुंच गए। तो ये इस युग के कविता मतलब लेखक या कवि नहीं है, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इसको भी याद कर लीजिए कि छायावाद के कौन कौन से, तो ये भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि आपको वैसा ही पूछा जाए, कभी कभी ये भी बदल के हो सकता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं से पूछा गया, तो नहीं के हिसाब से ये वाला सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सा सही है तो 3 सही हो जाएंगे। ठीक, चिदम्बरा रचना है, चिदम्बरा किसकी रचना है। लल्लू लाल जी की है, तो ये इनकी रचना नहीं हो सकती। हरिवंश राय बच्चन जी की चिदम्बरा रचना नहीं, इनकी मधुशाला है। और भी नीड़ का निर्माण फिर ये भी इनकी रचना है, पर ये रचना इनकी नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत और गिरजा कुमार माथुर, तो यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत आपके सही जवाब हो जाएंगे, और गिरजा कुमार माथुर इनकी रचना नहीं है ये। ठीक, चिदम्बरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ठीक, तो यहाँ पर अब 9वां क्वेश्चन देख रहा है कि रामचंद्रिका किस युग काल की, मतलब काल या युग की रचना है। रीति काल की है या रीति काल की है। ठीक, आधुनिक काल या रीति काल या प्रगति युग या भक्ति काल, ये किस काल की रचना है या किस युग की रचना है, ये आपको बताना है। तो ये भी सही है, युग की किस युग की रचना है। तो इसमें बताइए आपका कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो बताऊं मैं इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो रीति काल की हो जाएगी। ठीक, रीति काल की रचना है रामचंद्रिका, ये केशव जी की रचना है। ठीक, आपने देखा होगा केशव रामचंद्रिका नाम की रचना थी, रीति काल में आपने पढ़ा होगा। और उनकी रचना पे मतीराम जी की मतीराम सतसई पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ पे ये वही जगह से मिली हुई आपकी रीति काल की कविता हो जाएगी। ठीक, रीति काल की रचना हो जाएगी। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10वां का देख लेते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है पद्य साहित्य से, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक गद्य साहित्य रहता है, 5 से लेकर 10 तक गद्य साहित्य पद्य साहित्य रहता है। उसके बाद आपके रस छंद अलंकार चालू होते हैं जो कि आपके व्याकरण के होने वाले हैं। ठीक, तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी और आंसू, यमा और दीपशिखा, या रश्मि रथी या उर्वशी, या आंगन के पार द्वार, और तार सप्तक। इन तीनों में से, चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका सही जवाब होने वाला। तो देखिए सही बताऊं तो यहाँ पर मुझे ये वाला ऑप्शन पूरा सही दिख रहा है, क्योंकि कामायनी भी इन्हीं की रचना है, और आंसू भी इन्हीं की रचना है, तितली भी इनकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी भी इनकी रचना है। इनकी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जयशंकर प्रसाद जी की, कि बार बार बोर्ड एग्जामों में ये टपक जाती हैं। तो आप भी इसका इनकाउंटर करने के लिए तैयार रहिए, और बार बार ये बोर्ड एग्जामों में आपके पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर कामायनी आपकी सही जवाब हो जाएगा। कामायनी और आंसू किनकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ठीक,
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेंगे, जो कि आपका रस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में भी केवल ऐसे ही देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 11 क्वेश्चन आपका रस से होने वाला, ठीक। बोर्ड एग्जाम में भी आपका 11 बहुविकल्पी प्रश्न रस से होगा। तो रस में क्या दिया होगा, उदाहरण दिया होगा, पूछेगा कौन सा रस है, इसमें स्थायी भाव क्या हो सकता है। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास्य, और करुण रस का होता है शोक। ये दोनों याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास दो ही रस हैं यहाँ पर, केवल आपके जो पाठ्यक्रम में है दो ही रस हैं, दो रस ही है, दो रस हास्य या करुण, दोनों में से एक ही सही होगा, दो सही हो ना सकते। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे आपस में, ठीक। अब इन दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन एक को चुनना है आपको, ठीक। तात तात हा तात पुकारी, मन बिन फन करिबर कर हीना, अस सम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ दय जीवाई मोही। तो यहाँ पर आपको कौन सा लग रहा है, कौन सा, देखिए इसमें कौन सा आपको रस लग रहा है, यहाँ पर दुख की बात हो रही है कि यह सुख की बात हो रही है। तो अस सम जीवन बंधु बिन तोही, जौ जड़ देव जीवावहि मोही। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं जीवावय की बात हो रही है और मन बिन फन की बात हो रही है, तो इससे पता चल रहा है कि ये करुण रस होगा। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। तो कितने अच्छी तरीके से हमने इसको पकड़ लिया और अपना निशान मार दिया। तो आपको ऐसे ही कुछ ढूंढना है कि इसमें किस चीज़ की बात ज़्यादा हो रही है, उसी हिसाब से आप इसको जान जाएंगे, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हरिपद कोमल कमल से निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है। ऐसा भी आपको बोर्ड एग्जाम को देखने मिलेगा, जितना पैटर्न ला रहा हूँ केवल और केवल ओरिजिनल ला रहा हूँ कंटेंट, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा बिल्कुल सेम तरीके से। आप पुराना पेपर भी उठा कर देख लेंगे, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाने की तैयारी की है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा है कि उपमा है कि श्लेष अलंकार है। तो पहले तो मैं बता दूं कि श्लेष अलंकार आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, कक्षा 10 के हिसाब से 11 में आपको 9 में मिला था ये, ठीक। तो ये नहीं, अब तीनों में से एक का निर्माण करना। तो हरिपद कोमल कमल से, हरि की पद की जो तुलना की जा रही है किसके, कमल, इतने कोमल है कि कमल के जैसे कोमल है, ठीक। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो रहा और तुलना की जा रही, समानता भी पाई जा रही। तो यहाँ पर उपमेय उपमा अलंकार हो गया, ठीक। हरिपद कोमल कमल से। तो यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन क्या होने वाला है, जो कि आपका छंद से होने वाला है। तो छंद आपको पहचानने के लिए मैं बता दूं, तो सबसे पहले दोहा हो नहीं सकता, क्योंकि दोहा एक बार पूछा जा चुका है। इनमें से कोई हो नहीं सकता, क्योंकि दोहा आपके क्लास 9th में था, 10th में आपको सोठा और रोला ही मिल रहा है। तो ये दोनों छंद में से हो सकते हैं। तो छंद के बारे में जानकारी बताने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि आपको क्या करना, मात्राएं लिख लेनी है। ये देख जहाँ पे बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की, मतलब जहाँ पर मात्राएं बड़ी होती हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए आए ओ औ, ये सब मात्राएं के साथ क्या लगता है, गुरु लगता है। नहीं, सबके साथ क्या लगता है, लघु लघु। इन मात्राओं को बोलते हैं 2 और 1 3 1 4। इसी प्रकार 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 11। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 11 और 13, 11 11 13 13, इस प्रकार होता ना कि 11 11। प्रथम और तृतीय में कितनी कितनी मात्राएं, 11 11 मात्राएं। और तृतीय और चतुर्थ में, द्वितीय और चतुर्थ में किसमें कितनी कितनी, 13 13 मात्राएं होती हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोठा, क्योंकि रोला में तो ऐसा होता नहीं है। सोठा दोहा का उल्टा होता। तो कभी कभी ये गड़बड़ी से मत कर देना कि यहाँ पर 11 13 में उल्टा सिद्ध हो जाए। यदि यहाँ पर 13 मिल जाती तो हमारा ये दोहा हो सकता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर 11 मिली है, तो 11 से हिसाब से हम तुरंत पता लगा लेंगे कि सोठा होगा। और अगर अलग कोई मिल रहा तो रोला निशान मार देंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में केवल 2 ही प्रकार के तो है पाठ्यक्रम में, आपके सिलेबस में केवल 2 ही हैं। तो आप शुरू में देखिए कि 11 मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, तो इस सोठा मारिए, नहीं तो फिर रोला मारिए। ये कैसी लगी मेरी ट्रिक ये वाली, अगर 11 मिल रहा तो सोठा मारिए और नहीं तो रोला मारिए। क्लियर मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। 11 मिला तो सोठा, नहीं मिला तो रोला, ठीक। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 14वें की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां रहा है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर और मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे लिखा है अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है। देखिए आपने देखा होगा पुराने ज़माने की नहीं बात कर रहा हूँ, आज से 2 साल पहले आपके जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था कि
इसके उपसर्ग के 3 प्रश्न आते थे, 3 नंबर का उपसर्ग होता, प्रत्यय 2 नंबर का होता था, पर आज इसकी इज्जत 1 नंबर के बराबर हो गई। तो उसी प्रकार इसको देखना है कि अत्याचार में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग का मतलब, उप का मतलब होता है आगे लगा हुआ है, तो यहाँ पे उपसर्ग कौन सा अत्याचार में, शुरू का अक्षर देखेंगे तो बड़ा या तो लगा नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। सु लगा नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। आर लगा नहीं, क्योंकि आर तो लास्ट में लगा, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा अति, तो अत्याचार से ये अति आपका सही हो जाएगा। और यहाँ पे भोलापन में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब प्र से मतलब प्रश्न के पीछे की ओर, पी से पा से पीछे की ओर, उ से आगे की ओर, ठीक। तो पीछे की ओर पन लगा हुआ है, तो पन में केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऐसे निशान मार देंगे। क्लियरली मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे ऐसे करना। देखिए यहाँ पे भो भी लिखा, भोल भी लिखा है, भोल से मतलब शुरू का अक्षर मिला दिया है, तो आप इस घबराएंगे नहीं। पा से मतलब पीछे, ऊ से मतलब आगे, ठीक। और यहाँ पे देखिए नील कमल में कौन सा समास विग्रह है, समास विग्रह नील कमल का कौन सा हो सकता है? तो नील कमल का नीले कमलों का समूह हो सकता है, या नव कमल हो सकता है, नीला कमल हो सकता है, या इनमें से कोई नहीं हो सकता। तो मेरा यही सही जवाब होगा कि नील कमल से नव कमल कहाँ से हो गए, तो ये तो गलत ही बात है। और यहाँ पे नीले कमलों का समूह कहाँ से हो गया? नील कमल का मतलब होता है नीला कमल, ठीक। क्या हो जाएगा? नीला कमल हो जाएगा। और यह समास कौन सा हो जाएगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि नील कमल में कौन सा समास हो जाएगा, ठीक। तो नील कमल में आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, जिसमें पहला पद प्रधान है, दूसरा पद उसकी विशेषताएं बता रहा, ठीक। ये पहला पद क्या है, इसमें प्रधान है, ठीक। और जबकि उसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम का मतलब ये होता है कि कौन सा संस्कृत का है, ठीक। किसका है? संस्कृत का है। और तद्भव का मतलब होता है, तद्भव जो आपका लिखा जाता है उसका अर्थ ये होता है कि कौन सा संस्कृत का नहीं है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा कि संस्कृत का ईख भी नहीं है, थल भी नहीं है, तुरंत भी नहीं है, तड़ाग माने तालाब होता है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत का अर्थ इसमें संस्कृत से होता है, ठीक। संस्कृत में अगर कोई होगा तो वो तत्सम होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वें को देख लेते हैं, जो कि आपका क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से नयन का, नयन मतलब नेत्र, आंखें आपकी, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा पर्यायवाची शब्द नयन का नहीं है? लोचन नहीं है, देखिए लोचन तो है आपका, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छी भी, अच्छी माने भी आँख होती है, ये भी सही हो जाएगा, तो ये गलत है। नेत्र भी इसका होता है, तो ये भी गलत है। पुरंदर, पुरंदर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पुरंदर नहीं होता, ठीक। तो आपका इस प्रकार से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। चलिए अब 18वें 19वें क्वेश्चन को देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। प्रत्येक शब्द में संधि विच्छेद होगा, प्रत्येक शब्द का। तो यहाँ पे अति एक लिखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक। और प्रत्येक, ये तो वही लिखा हुआ, देखिए प्रत्येक केवल वही लिखा हुआ, काट दिएगा तो संधि विच्छेद ऐसे नहीं होता है। और प्रत्येक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे, तो ये भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसे संधि विच्छेद नहीं होता। संधि विच्छेद ऐसे होगा, प्रतिधन एक, तो ये आपका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। और बताना कि ये कौन सी संधि है, तो यहाँ पर ये यण संधि हो रही है, ठीक। क्योंकि आपके सिलेबस में, पूरे पाठ्यक्रम में केवल 2 ही संधियाँ हैं, एक वृद्धि संधि, एक यण संधि। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा बारात का माहौल चल रहा है, तो थोड़ा बाजे बज रहे हैं, तो फिर भी मैं अपना काम करूँगा। यहाँ पे पठामी किस लकार वचन पुरुष का है? पठामी जो है किस लकार का है? कौन से लकार? लोट लकार, लंग लकार, विदलिंग चाहिए, क्या लिट लकार, कौन से लकार का है? और पूछा जा रहा है कि यही जो चीज़ है, पठामी किस वचन का है और किस पुरुष का है? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, या द्विवचन, एक वचन, बहुवचन। तो यहाँ पर सबसे पहले लकार बताना है। तो बता दूं, पठामी जो होता है वो लट लकार का होता है, तो केवल लट लकार यहाँ पर एक ही बार दिख रहा है, और एक वचन का होता तो इससे एक वचन हो जाएगा। उत्तम पुरुष में होता तो उत्तम पुरुष, बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा, ग नंबर। इस प्रकार बहुविकल्पी आपके 20 जो थे संपन्न हुए। इसी प्रकार आपको दोबारा देख लेना वीडियो, और एक कॉपी बना लेना, वहाँ पर नोट कर लेना है कि केवल इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वहीं पर वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। बिल्कुल टोटली पैटर्न पे लाया था मैं आपके लिए, और आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।